Hello class, in last lecture we are taken here example on the cumulative frequency. Today we will see next examples on the quartiles here. So example is draw a less than argue for the given data. Here wages are given and number of workers are given, and we want to find what is this q1. q1 means quartile, q3 is quartile, q2 मतलब क्या रहता है, q2 is nothing but the mode. ओके इसे क्या कहते हैं, q1 क्वार्टाइल है, q3 भी आपका क्वार्टाइल है. ओके उसे कैसे फाइंड आउट करना है वो अभी हम देखते हैं. ग्राफ कैसे आएगा इसका. फर्स्ट वी राइट डाउन द टेबल फॉर फाइंड आउट. ओके उससे और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट फॉर फाइंड आउट द q1 एंड q3 वी वांट टू हियर फाइंड आउट लेस देन फ्रीक्वेंसी. क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है जब भी हम q1 एंड q3 फाइंड आउट करते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट हियर लेस देन फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है. सो फर्स्ट वी राइट डाउन द एग्जाम्पल्स एंड फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स. क्लास लिमिट हमें ये नंबर ऑफ वर्कर्स लिखते हैं एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं फर्स्ट. हमेशा याद रखो जब भी हम यहाँ पे उन्होंने गिवन भी दिया है कि आपको क्या बनाना है, लेस देन फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाना है. ड्रॉ करते वक्त हमेशा ध्यान से ड्रॉ किया कीजिए कि ऑग्यू मतलब क्या आएगा आपका, लेस देन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी कर्व का ग्राफ कैसे रहेगा. तभी आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. क्लास लिमिट है यहाँ पे 30 to 34, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. नंबर ऑफ वर्कर्स है 1, 3, 11, 21, 43, 32 एंड हियर 90. यहाँ पे लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालनी है. लेस देन फ्रीक्वेंसी के लिए देखो आपको अभी ऑग्यू कर्व बनाना है लेस देन का, तो हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ओके जो भी आपका लोअर लिमिट रहता है ना, लोअर लिमिट से क्या करो, स्टार्ट करो. लोअर लिमिट क्या है, 30 है ना, तो आप यहाँ पे लेते वक्त कैसे लोगे, 30 देन 40, 50, 60,
70, 80 एंड 90। ओके, आपका यहाँ पे ग्राफ कैसे आएगा 90 एंड लास्ट डिजिट यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका 100। ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ लेना है। क्या फाइंड कर रहे हैं हम, Q1 एंड Q3। इसके लिए क्या है, आपको इस टाइप से लेना है। एंड ये नंबर्स भी देखो कैसे करना है। 30 पे आपका यहाँ पे फर्स्ट, इस पे आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करो। ओके, 0 से स्टार्ट करने के बाद ये 1 यहाँ पे ले लो। 1 + 3 यहाँ पे 4 आएगा। 4 + 11 यहाँ पे 15 आएगा। 15 + 21 यहाँ पे 36 आएगा। 36 + 43 यहाँ पे 79 आएगा। एंड लास्ट में आपका 79 + 90 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1111। ओके, और लास्ट में हमें क्या करना है, ये आपका जो 1111 है इसमें ये क्लास इंटरवल ऐड करो तो क्या हो जाएगा 201। ग्राफ ये देखो, टेबल बनाने में यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ की है, वो ट्रिक मैं फिर से आपको बताती हूँ। लोअर लिमिट से कंसिडर करो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दिस लास्ट पॉइंट 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट करो, आपका 1, 4 या आपका 0, then is 1 + 1 as it is, 1 + 3 4 + 11 15 + 21 36 प्लस आपका ये 43 79 + 32 111। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये 100 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अभी हम ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो आपका 30 से स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ पे भी 30 से स्टार्ट करते हैं। 30 40 50 60 70 80 90 एंड यहाँ पे 100 आएगा। देन यहाँ पे लेते वक्त यहाँ पे देखो आपका कैसे 200 तक है, तो हम थोड़ा बड़ा रखते हैं। 50 100 150 एंड 200 250। ये 201 तक है तो 250 तक का यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं। अभी हम पॉइंट क्या करते हैं, प्लॉट करते जाते हैं। फर्स्ट देखो आपका पॉइंट लेस देन के लिए हमारा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो 30 पे तो क्या है आपका 0 ही है। 30 पे पॉइंट क्या है आपका 0 है। देन यहाँ पे 40 पे पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे 40 पे पॉइंट क्या है आपका 1। 50 पे पॉइंट क्या है आपका, 50 पे पॉइंट आता है आपका यहाँ पे 4। ओके, 60 है, 60 पे पॉइंट है 15, तो ये क्या रहेगा इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। 70 है, 70 पे पॉइंट जाता है 36, तो ये पॉइंट नियर अबाउट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आपका है 80, 80 पे पॉइंट जाता है 79, 80 पे पॉइंट कहाँ पे जाता है 79, तो ये पॉइंट आपका नियर अबाउट यहाँ पे आएगा। 90 पे पॉइंट है, 90 पे पॉइंट है आपका 111, तो आपका
90 का जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे आएगा 100 एंड 100 पे पॉइंट है आपका 201। 100 पे पॉइंट है आपका 201। यहाँ पे ये कर्व जब हम ड्रॉ करेंगे, हियर सभी पॉइंट्स को आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। उन्हें क्या क्या है, सभी पॉइंट्स को क्या करो, स्ट्रेट लाइन से प्लॉट करो। अभी हमें क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है वो क्या क्या ये किया है वो लिख लेते हैं। ये था हमारा क्लास लिमिट था, ये जो है वो थी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। ओके, अभी हमें क्या करना है, क्वार्टाइल उन्होंने जो जो दिया है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है Q1, ये है आपका क्वार्टाइल कहते हैं इसे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है आपका क्वार्टाइल का इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। इसका फॉर्मूला है n/4th ऑब्जर्वेशन। सेकंड है आपका Q3, इसका फॉर्मूला है 3n/4th ऑब्जर्वेशन। ओके, सो n इज इक्वल्स टू क्या है, n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी यहाँ पे, देखो लास्ट का नंबर क्या है आपका 201 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 50.25 आता है। ओके, n/4 की वैल्यू क्या आ जाती है ये, और हम निकालते हैं 3n/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 201 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 150/75। एग्ज़ाम में आपको छोटा कैलसी जो रहता है वो अलाउड रहता है, उसमें आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो Q1 आपका क्या है, Q1 के लिए वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, Q1 इज द वैल्यू corresponding to 3n/4th ऑब्जर्वेशन। ओके, एंड आपका जो Q3 है उसका क्या आएगा, आपका Q3 इज द वैल्यू करस्पॉन्डिंग, ये आपका 3n/4th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी Q3 की रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते जाते हैं कि यहाँ पे आपका n क्या आता है, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपके यहाँ पे 50.25 मतलब कि यहाँ पे आएगा। ओके, ये यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे
और यहाँ से क्या करो, उसे नीचे प्लॉट करो। ये है आपका Q1। ओके, ये क्या है, 70 से थोड़ी सी आगे है ये वैल्यू। अगर आपने एग्जैक्ट ड्रॉ की देन दिस इज अ 74, देन Q1 इज इक्वल्स टू 74। अभी हम Q3 का देखते हैं। Q3 इज 150.75, 150। इसे हम देखते हैं, ये आएगा आपका नियर अबाउट यहाँ पे। ये है आपका Q3 विच इज़ इक्वल्स टू, ये वैल्यू है आपकी 94। ये वैल्यू आती है 94। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफ पे जब हम ड्रॉ करते हैं ना, एग्जैक्ट पॉइंट क्या हो जाता है, मिल जाता है। और उन्होंने हमें देखो और एक क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग वेजेस बिटवीन 75 एंड 95। 75 एंड 95 के बीच में जो वेजेस हैं वो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहे हैं। तो यहाँ पे देखो 75 मतलब ये रहेगा, ये यहाँ से 1 2 यहाँ तक, इसे हम क्या करते हैं, ऊपर करेंगे तो ये रहेगा आपका, आप इसे जितना, ये आपका ब्लैक पेन से ये पॉइंट आपका 75 दिखा रहा है, और यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वेजेस। तो वो पॉइंट आपका 58 है। नाउ नेक्स्ट उन्होंने 95 कहा है, तो ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा बाजू में, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 156। ये है 156। ओके, तो यहाँ पे आपका देखो वेजेस बिटवीन 75 to 95 इज, यहाँ पे वेजेस एट 75 कितना है, 75 पे वेजेस आया हमारा 58, एंड सेकंड वेजेस एट 95 कितने आते हैं आपके 156। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, कि wages between 75 to 95 is 156 to 58, which is equals to 98, which is equals to 98। ऐसे एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने रहते हैं। ओके, देखो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप टेबल कैसे आपने बनाया। टेबल आपको क्या करना है, लोअर लिमिट पे लेस देन का था, और आपको क्वार्टाइल निकालने थे। लेस देन के लिमिट पे आपको इस तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड सेकंड थिंग, जब भी मैं क्वार्टाइल लेती हूँ लास्ट का आपका ये ऐड हो जाएगा, ये आपका 101। एंड देन आपको क्या करना है यहाँ पे, कि
इस तरह से क्वार्टाइल आपको फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड द वैल्यू बिटवीन ईयर करस्पॉन्डिंग दिस। ओके, इस तरह से आपको फाइंड आउट करने रहते हैं। ओके, नाउ हमने नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे डायग्राम्स। डायग्राम्स मतलब क्या रहती है, द स्टैटिस्टिकल डाटा प्रेजेंटेड इन नंबर इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, सो हम क्या करेंगे, वी रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। ओके, if we have to hear figures for the population of Indian graphs from the 1931 to 71 census, then we can represent them by bar graph, या फिर क्या है, heights of the bar shows the increasing amount, here increasing population। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये डायग्राम का जो है ना, इसके आप नोट्स बनाते जाओगे कि विच आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर। ओके, फर्स्ट क्या है कि आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि इवन द फॉर कंपैरिजन एंड डायग्राम्स आर व्हाट यूजफुल। ओके, हम किस वे से कर सकते हैं कि दे कन्वे द जनरल फैक्ट टू द व्हाट ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड पिक्चर्स। ये आपके सभी पॉइंट्स इसमें आने चाहिए, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है वो पूरी लाइन आपकी इंक्लूड होनी चाहिए पॉइंट्स में। ओके, पर डायग्राम क्या रहती है, गिव्स द जनरल हियर आइडिया अबाउट द डाटा। ये भी आपका उसका लिमिटेशन पॉइंट आ जाएगा कि क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू नोट दैट डायग्राम ओनली गिव द जनरल आइडिया अबाउट द डाटा, एज सच दे आर यूजफुल इन ड्राइंग टू अटेंशन ऑफ द जनरल पब्लिक फॉर इंटेंसिव स्टडी ऑफ डाटा। इंटेंसिव स्टडी के लिए क्या रहते हैं, डाटा डायग्राम्स आर नॉट यूजफुल, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, थ्योरेटिकल चाहिए। हमने लास्ट टाइम भी लिया कि आपको खाली ग्राफ दिया रहेगा, आपको वो पूरा टेबुलर फॉर्म में एक एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। पैराग्राफ फॉर्म भी इतना यूजफुल नहीं रहता है। आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म एक्चुअली मोस्ट क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। नेक्स्ट, डायग्राम कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द स्टैटिस्टिकल फिगर। आपके जो ये हैं डायग्राम्स है, वो आपके स्टैटिस्टिकल फिगर्स को क्या नहीं कर सकती, सब्स्टिट्यूट नहीं करती। दे आर ओनली एन एड्स टू टेबुलेशन। डायग्राम्स क्या करते हैं, ओनली स्ट्रेंथन द टेक्सचुअल एक्सपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट, दैट दिस टेक्निक इज यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन में डायग्राम बहुत यूजफुल हो सकती है। इट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन कंपैरिजन इज आइदर नॉट पॉसिबल एंड नॉट नेसेसरी। जब आपका कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तब भी हम नहीं कर सकते ये। If there is an isolated figure, there is no question of comparison। अगर यहाँ पे आपको आइसोलेटेड फिगर है तो आपकी सिंगल वैल्यू है, कंपैरिजन के चांस ही नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या नहीं करेंगे, डायग्राम नहीं यूज़ करेंगे। सो हेंस देयर इज़ नो सेंस in representation the data with the help of diagram। Obviously if there is a we do not do any kind of here comparison, then don't use the here diagram। okay, if there is any isolated figures, then if we here draw the diagram, then there is no point to represent in the form of diagram। Next point is numerical facts which are not related to each other in any way should not be represented by the diagram। ये भी हैं जो numerical facts है which are not related to each other, then if we represent them in terms of diagram, then what happen? okay, if we represent them in terms of diagram, then what, अगर दोनों चीज़ में एक दूसरे का कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है, then don't show them in the terms of, represent them in terms of diagram। average height of Indian and size of American family should not represent। यहाँ पे आप एग्जांपल देना चाहो तो दो, अदरवाइज नहीं दिया तो भी चलेगा।
ओके, बट इफ़ वी वीकली अर्निंग ऑफ द वर्कर्स ऑफ टू, यहाँ पे ये भी एग्जांपल दे दो कि इंडियन की हाइट्स और अमेरिकन फैमिली की साइज़, ये दो चीज़ें कभी भी कंपैरिजन में नहीं आ सकती। कंपैरिजन में क्या आ सकता है, वीकली अर्निंग ऑफ द वर्कर्स, ये चीज़ आपकी कंपैरिजन में आ सकती है। नाउ it is necessary to learn how to understand this diagram when we come across them in various contexts. If we learn how to draw the different diagram and how to select the right type of diagram, ये चीज़ important है कि if we learn how to draw the different diagram and how to select right type of diagram, ये क्या है कि आपको सही टाइप्स का डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी क्या कि मंथली मेरा एक्सपेंडिचर है, इनकम मैंने लिया एंड एक्सपेंडिचर का मैंने ये किया, आपका क्या किया बार डायग्राम में या फिर आपका पाई डायग्राम में मैंने उसे रिप्रेजेंट किया, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ राइट। पर मैंने उसे अगर आपका ये ऑग्यू कर्व वगैरह में उसको ड्रॉ करने चाहा तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ इम्प्रॉपर। जब हम कंपैरिजन करते हैं देन एंड देन कि किस में मैं रिप्रेजेंट करूँगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट विल ईजी टू हियर रीड एनी डायग्राम वी कम अक्रॉस वाइल रीडिंग एनी बुक, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। ओके, सो यहाँ तक आपका क्या है, ये पॉइंट है डायग्राम्स के यूज़। ओके, थैंक यू।